सभी को मेरा नमस्कार एवं शुभ संध्या। IFPH द्वारा आयोजित हिंदी वेबिनार श्रृंखला के 1122वें भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेबिनार की शुरुआत हम एक मौन प्रार्थना से करेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज के इस महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वेबिनार में हमारे बीच उपस्थित हैं होम्योपैथिक जगत के एक प्रतिष्ठित बहुआयामी एवं अत्यंत सक्रिय शिक्षाविद, शोधकर्ता एवं चिकित्सक डॉक्टर रिंकू विश्वास। डॉक्टर रिंकू विश्वास इस IFPH के इस प्लेटफॉर्म पे किसी की परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने इसके पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स पे अपने एक्सपर्टीज को प्रेजेंट किया है और हमें लाभान्वित किया है। डॉक्टर विश्वास वर्तमान में स्टेट लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में पैथोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी विभाग में प्रोफेसर HOD एवं हॉस्पिटल इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। इससे पूर्व वे लगभग 2 दशकों तक श्री गंगानगर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। इन्हें 21 वर्षों का समृद्ध क्लिनिकल अनुभव प्राप्त है तथा ये PhD एवं MD विद्यार्थियों के लिए गाइड एवं सुपरवाइजर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। डॉक्टर विश्वास का नाम होम्योपैथी के प्रचार प्रसार एवं समाज सेवा के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इन्होंने इतिहास का पहला होम्योपैथी एंथम लिखा एवं प्रस्तुत किया, जिसे वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया 2019 एवं मार्वेलस रिकॉर्ड्स बुक ऑफ इंडिया 2019 में स्थान प्राप्त हुआ। इन्हें चिकित्सा, शिक्षा एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में 150 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। ये HALPS एसोसिएशन राजस्थान के भी अध्यक्ष हैं और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में होम्योपैथिक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इन्होंने अब तक 200 से अधिक शोध पत्र एवं लेख विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित किए हैं तथा अनेक चिकित्सा एवं प्रेरणात्मक पुस्तकों का लेखन भी किया है। इसके अतिरिक्त इनके नाम भारत सरकार द्वारा पंजीकृत कई पेटेंट भी हैं। डॉक्टर विश्वास का व्यक्तित्व चिकित्सा, शोध, शिक्षण, समाज सेवा एवं नेतृत्व का अद्भुत संगम है, जो उन्हें उत्कृष्ट चिकित्सक एवं प्रेरणादायक वक्ता बनाता है। आज के इस वेबिनार में हम सभी उनके अनुभव, गहन ज्ञान एवं प्रेरणादायक विचारों से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। मैं IFPH की पूरी टीम की तरफ से डॉक्टर विश्वास का इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर, आप अपना व्याख्यान शुरू करें। नमस्कार, गुड इवनिंग। माई सेल्फ डॉक्टर RK विश्वास। मैडम सारिका मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, श्रुति सारिका मैडम का मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए। जैसे कि इन्होंने कहा, पहले भी इस प्लेटफॉर्म पे मैं सेमिनार दे चुका हूँ और काफ़ी लोगों के सेमिनार मैंने यहाँ अटेंड भी किए हैं। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? यस सर। अच्छा मैडम, स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन आपने ऑन कर दिया है? स्क्रीन शेयरिंग? यस सर, आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है। आप PPT अगर शेयर करेंगे। यस सर, आपका PPT भी विजिबल है। विजिबल है और यस सर। मैं भी विजिबल हो रहा हूँ? यस सर। ठीक है। तो आप तो PPT को प्ले मोड में कर दीजिएगा तो और ये पूरी अच्छी तरह से स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा सर। जस्ट मिनट थोड़ा सा स्क्रीन स्लो चल रहा है, अभी शेयर पे मैडम यस शेयर हो सर। रही? यस सर, विजिबल है सर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और होम्योपैथिक मैनेजमेंट। क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आज का जो समय ऐसा है, जो आज की जीवन शैली है बहुत ही व्यस्त है, बहुत ही फास्ट हो गई है। लोगों के पास जो है समय कम है, करने के लिए कार्य ज़्यादा है। लोगों के खान पान का प्रचलन बाहर की तरफ ज़्यादा बढ़ गया है, फास्ट फूड, जंक फूड, इनकी प्रवृत्ति बढ़ गई है। लोगों का जो रहन सहन है तनावग्रस्त हो गया है। पारिवारिक क्लेश या रोजगार के लिए या फिर आप समझो कि जद्दोजहद जो जीवन की है उसके लिए संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए जो जीवन है बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है। चाहे समस्या कोई भी हो, लेकिन इन सब चीज़ों से जूझते हुए आदमी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का शिकार होता है, उपापचय से संबंधित जो बीमारियां हैं उनका शिकार होता है। क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स काफ़ी सारे होते हैं, जिनमें हम ओबेसिटी,
इनको ले सकते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, थायराइड, पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स, गाउट, गठिया से संबंधित लोग, या फिर बहुत सारे एंजाइमेटिक डिफेक्ट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या डाइटरी संबंधित डिसऑर्डर हो सकते हैं, जिनकी वजह से शरीर में कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म ये एक्टिविटी अफेक्टेड होती है। और ओवरऑल मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होने से शरीर में जो रूटीन एटीपी जनरेशन का कार्य है, ऊर्जा स्रोत है, ये सब पूरी तरह से बन नहीं पाते हैं। हमारी जो जीवन शैली है बहुत तनावग्रस्त, चिंतापूर्ण और एक तरह से वास्तविकता से जूझते हुए जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, चाहे वो पारिवारिक तनाव हो, चाहे रोजगार संबंधी या हमारे कार्य से संबंधित, ये हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है, मेटाबॉलिक डिफेक्ट पैदा करता है, चाहे वो मोटापा है, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है। इनसे जूझते हुए हम लोग जो अपना जीवन जी रहे हैं। तो आज के समय में जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डिजीज है ये मेटाबॉलिक डिजीजेस की है। और मेटाबॉलिक डिजीजेस से होम्योपैथी का जो मैनेजमेंट है, हमारी जीवन शैली में जो बदलाव क्या क्या किया जा सकता है, इस पे आज की मेरी चर्चा रही। तो मेटाबॉलिज्म एक केमिकल प्रोसेस है जो कि हमारे जीवन में वो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म प्रोसेस को एक बैलेंस मोड में करते हुए हमारे जो डिसऑर्डर्स हैं बॉडी में उनको रोकता है, एंजाइमेटिक डिफेक्ट को रोकता है। लेकिन जब ये बॉडी में सुचारू रूप से नहीं हो पाता, ये इम्परफेक्ट फॉर्म में होता है, तो जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोन डिसफंक्शन है, ये सब होने शुरू हो जाते हैं और शरीर में कई तरह की बीमारियां जो है वो बीमारियों से घिर जाता है। तो metabolic disorders are the condition in which disrupt normal metabolism, affecting the body ability to convert food into the energy and remove the waste product। हमारी बॉडी के अंदर जो चीजें आवश्यक है उनका बॉडी में रहना जरूरी है, लेकिन वो एक सुचारू प्रोसेस के बाद में बॉडी में दोबारा रिसाइकल होती है और अनावश्यक चीजें बॉडी से बाहर एक्सक्रीटरी सिस्टम के माध्यम से वेस्ट सिस्टम को रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन जब ये सिस्टम गड़बड़ होता है या अफेक्टेड होता है तो क्या होता है, ये मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट पूरी तरह से बॉडी में रिमूव नहीं हो पाता। इनका बॉडी में रिमूवल से पहले ही अत्यधिक संचय होना शुरू हो जाता है, जैसे वसा का जमाव या कोई ऐसी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन का जमाव, यूरिक एसिड का जमाव, या फिर हार्मोनल या केमिकल इम्बैलेंस बॉडी में तरह तरह की बीमारियों को जनरेट करता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन: इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, एक्वायर्ड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ये आनुवंशिक तौर पे या इनहेरिटेड तौर पे आने वाली पीढ़ियों में या बच्चों में देखा जा सकता है। एक्वायर्ड मेटाबॉलिक बर्थ के बाद में किसी न किसी एक्वायर्ड कॉज से होने वाली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जिसमें जीवन शैली, दिनचर्या, खान पान में परिवर्तन, ये मेन कारण रहते हैं। एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स या हार्मोन्स की वेरिएशंस के कारण होने वाले डिसऑर्डर्स हैं। और न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स खाने में जिस चीज की आवश्यकता कम है या जरूरत से अधिक किसी चीज को लिया जाता है, किसी चीज की बॉडी में कमी हो जाती है, तो इसकी एक्सेस या उसकी कमी, ये दोनों तरह तरह की बीमारियों को प्रोड्यूस कर सकता है। तो मेन कारण इन 4 कॉजेज से हो सकते हैं। इसके अलावा अन्य कॉजेज में जेनेटिक म्यूटेशंस, कई बार खानदानी, अगर माता पिता ओबेस है, माता पिता डायबिटिक है, तो बच्चों में ऐसी बीमारियां हो जाना स्वाभाविक है। अगर एंजाइमेटिक डेफिशिएंसीज है, शरीर में किसी तरह की एंजाइम की कमी है, शरीर में किसी तरह का पूरी तरह से जो ग्लूकोरोनिक एसिड है या बच्चे है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए जो भी आवश्यक एंजाइम्स है वो बॉडी में उपलब्ध नहीं है, इसकी वजह से होने वाले डिफेक्ट्स। हार्मोनल इम्बैलेंस, जब ये स्पेशली फीमेल में कह सकते हो या बच्चों में हो सकते हो, अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है, थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी है, एड्रिनल हार्मोन्स की डेफिशिएंसी है, या पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स की डेफिशिएंसी है, तो उनसे होने वाले रोग भी शरीर में, कमी या एक्सेस दोनों में होने वाले रोग शरीर में हो सकते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या खान पान में जो चीज बॉडी में आवश्यक है, न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स या विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, किसी की अधिकता या किसी की कमी, जैसे वसा की अधिकता मोटापे को जन्म देती है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाए, कैटाबॉलिज्म हो जाए, तो शरीर में ब्रेसमस, कमजोर, क्वाशियरकोर, इस तरह के रोग होने लग जाते हैं। अगर कैल्शियम की अधिकता हो जाए तो भी शरीर के अंदर हाइपरकैल्सीमिया हो जाए। अगर कमी हो जाती है किसी भी एंडोक्राइन डिजीज या दूसरी कॉज के बाद में, तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाए। तो किसी भी विटामिन या न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स की अधिकता या कमी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा ऑर्गन डिस्फंक्शंस में लीवर मेटाबॉलिज्म, किडनी या पैनक्रियाज, इनमें कमी या अधिकता, ये भी तरह तरह की मेटाबॉलिक डिजीज को जन्म देती है। रिस्क फैक्टर्स, फैमिली हिस्ट्री, जैसे मैंने बात की मोटापा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये फेमिलियल भी होती है, यानी इसमें HLA लिंक्ड जो क्रोमोसोम नंबर 6 के बाद शॉर्ट आर्म क्रोमोसोम के पास होते हैं, जीन एलील्स या फिर इनके म्यूटेशंस के कारण पारिवारिक तौर पे होने वाली बीमारियां,
मोटापा, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जिनका जीवन शैली बहुत ज़्यादा सेडेंट्री होती है, जो बहुत ही आलसी होते हैं या व्यसनपूर्ण जीवन जीते हैं या अल्कोहल या इस तरह की सेवन करते हैं, उन लोगों में ये प्रॉब्लम्स हो जाती है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, क्योंकि वो जो जितनी कैलोरी बॉडी में ले रहे हैं उनको सुचारू रूप से बर्न नहीं कर पा रहे हैं, कैलोरी का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारियां जन्म लेती हैं। पुअर डाइट जैसे क्वाशियोकोर, मेरास्मस, शरीर में प्रोटीन की कमी, कैलोरी की कमी, ये सब भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को जन्म देते हैं। अल्कोहलिक कंजम्पशन, अधिक मात्रा में एथाइल अल्कोहल का सेवन, अधिक मात्रा में अल्कोहलिज्म, अधिक मात्रा में किसी भी तरह से लिकर्स का लेना भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को जन्म देता है। एजिंग, बुढ़ापा या बुढ़ापे में होने वाले स्लो प्रोसेस या मेटाबॉलिक प्रक्रिया की स्लो हो जाना, ये भी कई तरह के न्यूट्रिशनल डिजीज को जन्म देता है। यहाँ पर हम कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की बीमारियों की बात करेंगे, जिसमें से कुछ बीमारियां इंपॉर्टेंट हैं, जैसे डायबिटीज, इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अलावा ओबेसिटी, गाउट, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म और डिसलिपिडीमिया के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा डायबिटीज, गाउट और ओबेसिटी को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। डायबिटीज मेलाइटस वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जो समय है इसमें हर 10 में से 2 लोग डायबिटीज से ग्रसित है। डायबिटीज पहले जमाने में हम कहते थे इंसुलिन की कमी से होती है, डायबिटीज के लिए इंसुलिन लगाया जाता है, या बचपन में जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज हो सकती है। लेकिन आज की पीढ़ी में हम देख रहे हैं 14-15 साल का बच्चा भी डायबिटीज से ग्रसित है। मेटाबॉलिक डायबिटीज कम उम्र में बच्चों को घेर लेती है, या जैसे 40 साल के बाद हम कहते थे कि मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, हमारी बॉडी की जो प्रक्रियाएं हैं ये स्लो हो जाती है, इसलिए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इंसान को घेर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है, डायबिटीज आजकल कम एज में भी हमको देखने को मिल रही है। डायबिटीज को समझने के लिए हमें ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को समझना पड़ेगा। जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज फॉर्म के अंदर अब्सॉर्ब होता है, यानी कि मोस्ट जिम्बल फॉर्म इसकी जो है वो ग्लूकोज है। तो डिसऑर्डर्स ऑफ ग्लूकोज, किसी भी शरीर से ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ना, हाइपरग्लाइसीमिया को जो है वो जन्म देता है। डायबिटीज किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बाद, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के बाद, प्रेगनेंसी टाइम में या और किसी कारण से भी हो सकती है। लेकिन जनरली जब हम मेटाबॉलिक डायबिटीज की बात करते हैं तो टाइप 2 डायबिटीज यानी कि मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज या मेटाबॉलिक डायबिटीज की जिक्र इसमें किया जाता है। इसमें बेसिकली समझने के लिए हमें डिसऑर्डर्स ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कॉज्ड बाय द इंसुलिन डेफिशिएंसी रेजिस्टेंस टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के फर्क को समझना होगा। इंसुलिन की बॉडी में कहाँ जरूरत है, क्या इंसुलिन नॉर्मल या ज्यादा होते हुए भी डायबिटीज हो सकती है? जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसुलिन की कमी से ही डायबिटीज होती है। कई बार इंसुलिन का लेवल कम ज्यादा भी होता है, नॉर्मल भी होता है, फिर भी हम देखते हैं कि ब्लड शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। हमारे शरीर में जो इंसुलिन होते हैं, जो भी हार्मोन्स होते हैं, इनको यूटिलाइज करने के लिए जो है हमारे शरीर में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो सेल्स द्वारा इस रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होकर के हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो सेल्स के फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि इंसुलिन अगर सेल से जुड़े हुए रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा तो वो ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को बढ़ाएगा, वो ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट करेगा, वो ग्लूकोज का कन्वर्जन एमिनो एसिड ग्लाइकोजन दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर करेगा और सीरम ग्लूकोज लेवल से मेटाबलाइज करके जो है ये एटीपी जनरेट करता है, ऊर्जा का सोर्स जनरेट करता है। लेकिन जब ये सिस्टम गड़बड़ाता है, ये मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाता है, तो सेल्स द्वारा ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, सेल्स द्वारा ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कम होता है, जिसकी वजह से शरीर में जो बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और शुगर के सिम्टम्स यही है, हाइपरग्लाइसीमिया। नॉर्मल जो शुगर लेवल है वो होता है लगभग 80 से 120 मिलीग्राम परसेंट के बीच में। लेकिन जब शुगर की लेवल बढ़ने लग जाता है, सेल्स द्वारा शुगर का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, तो जो डाइट है उसमें हम शुगर चाहे कम ले रहे हैं, मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होने के कारण टाइप 2 या मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज जो है वो हो सकती है। इसके लिए हमें टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज को समझना होगा। डायबिटीज ए कंडीशन इन विच क्रॉनिक कंडीशन इन विच कैरेक्टराइज्ड बाय द रेज्ड ब्लड शुगर लेवल, यानी कि टिपिकल मेन सिम्टम जो है इसका हुआ है हाइपरग्लाइसीमिया। हालांकि इसमें शुगर का लेवल यूरिन में भी बढ़ता है, यानी ग्लाइकोशीरिया भी हो सकता है, लेकिन वो एक कंडीशन है जो हाइपरग्लाइसीमिया के बाद आती है। अगर यूरिन में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है या ग्लाइकोशूरिया है तो डेफिनेटली ब्लड के अंदर उसका लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। प्लाज्मा ग्लूकोज इज टाइटली रेगुलेटेड बाय द हार्मोन्स। इंसुलिन, जैसे कि प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल अगर कम है तो इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा, इंसुलिन आएगा और यूटिलाइजेशन को बढ़ाएगा। और जैसे ही शुगर का लेवल जो है ये हाई होता है, इंसुलिन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है और
इंसुलिन के लेवल, शुगर के लेवल को कम करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, सेल्स शुगर को यूटिलाइज करती हैं, इनका कन्वर्जन ग्लाइकोजन में होता है या अदर सब्सटेंस में होता है। इसके लिए इंसुलिन के साथ साथ ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन भी काम करता है। यानी ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल, ये भी सीरम ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि इंसुलिन का लेवल नॉर्मल होते हुए भी डायबिटीज हो जाती है, क्योंकि एपिनेफ्रिन, ग्लूकागोन, कोर्टिसोल या फिर ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है। देखते हैं लंबे समय से अगर स्टीरॉयड थेरेपी चल रही है, मेडिसिन ली जाती है स्टीरॉयड, तो सीरम ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अगर ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस है, जैसे कि हम जायजेटिज्म के केस में या एक्रोबिगेली के केस में देखते हैं, तो उसमें ग्लाइकोसूरिया और हाइपरग्लाइसीमिया प्रेजेंट होता है। इसी तरह ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन, ये भी सीरम ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं। तो जैसे ही शुगर का लेवल बढ़ेगा, ये ऑटोमेटिकली सिग्नल देगा, इंसुलिन रिलीज होगा और सेल्स द्वारा शुगर की यूटिलाइजेशन बढ़ाएगा। Classification: type 1 diabetes, it is due to the insulin deficiency and formed by the insulin dependent diabetes mellitus। इसको हम type 1 diabetes या juvenile onset diabetes भी कहते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि हम मेटाबॉलिक डायबिटीज की बात कर रहे हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इट इज ए कंबाइंड इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड रिलेटिव डेफिशिएंसी इन द इंसुलिन सिक्रीशन एंड इट्स फ्रीक्वेंसी नोन एज टाइप 2 डायबिटीज, यानी नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस। इसमें मेनली मेटाबॉलिज्म का अफेक्टेड होना चीफ कॉज रहता है। टाइप 1 डायबिटीज का कारण एनवायरमेंटल फैक्टर, वायरसेस, वर्म्स, रूबेला, न्यूट्रिएंट्स, काउ मिल्क, ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स के रूप में काम कर सकते हैं, जिससे किसी भी वजह से बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाए, इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस डिस्ट्रॉय हो जाए, या फिर इंसुलिन का रिलीज ही ना हो पाए। तो ये चीफ सोर्स ऑफ इंसुलिन इसके अंदर नहीं रहता और पर्सन इंसुलिन पे डिपेंडेंट होता है, बच्चा इंसुलिन पे डिपेंडेंट होता है। ये कम एज में बच्चों को हो जाती है, इसलिए इंसुलिन डिपेंडेंट या जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज को कहा जाता है। इसमें इंसुलिन को देना ही पड़ता है क्योंकि पेशेंट इंसुलिन पे डिपेंडेंट है। About half of the cases with genetic predisposition to type A, but type 1 diabetes have to susceptibility gene located HLA region of the chromosome number 6। जैसे कि शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 6 के पास जो ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंड्रोजन प्रेजेंट है, उसकी वजह से ये होती है। पर्टिकुलरली जो HLA है DR3, HLA1, DR4, HLA-DQ लोकस, ये जो जीन एलिस है, ये इनहेरिटेड डायबिटीज का मेन कारण होते हैं। और जो मेटाबॉलिक है, उसमें इंपेयर्ड इंसुलिन एक्शन, बीटा सेल डिसफंक्शन, ये मेनली मेन का कारण होता है 1 टाइप ऑफ डायबिटीज का। मेनली इसमें ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, ग्लूकोज ज्यादा प्रोडक्ट हो रहा है, ज्यादा बन रहा है और उसका यूटिलाइजेशन कम हो रहा है, उसका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कम हो रहा है, उसका प्रोटीन या दूसरे सब्सटेंस में कम हो रहा है, जिससे सीरम के अंदर ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ता रहता है और हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। और इसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी हम देख सकते हैं, सॉर्बिटोल या फ्रक्टोज, ये भी बॉडी के अंदर बढ़ने लगते हैं और मसल्स वगैरह में डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। शुगर के लेवल में जो सोर्स है, आउट सोर्स है शुगर का, ये रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, वरना शुगर का लेवल बढ़ता ही जाता है। जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है, इट इज ड्यू टू द रिस्पांस टू इंसुलिन टू डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक बाय द मसल्स और बाय द फैट, या सेल्स द्वारा इनके ग्लूकोज के अपटेक को कम कर देता है। और ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय द लीवर ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट करता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन भी ग्लूकोज में हो रहा है, यानी कि एनी हाउ ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ता जा रहा है। ये मैकेनिज्म इंसुलिन रेजिस्टेंस कहलाता है। इसका भी मेटाबॉलिज्म जो एक्शन है पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन माना जाता है कि जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों इसमें समान रूप से इन्वॉल्व होते हैं। इंक्रीज इन द हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट, क्योंकि लीवर है, इसके भी ग्लाइकोजन डिपॉजिट होता है। जब इंसुलिन का सिक्रीशन कम होगा, इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ द ग्लूकागोन सिक्रीशन, देन ग्लूकागोन लेवल इंक्रीजेस। जैसे कि मैंने बताया, ग्लूकागोन भी ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ाता है बाय द ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी प्रोटीन या दूसरे सब्सटेंस से भी ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ाता है। यानी दोनों तरीके, चाहे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होकर के ग्लूकोज बढ़ रहा है या किसी और सब्सटेंस से शुगर का लेवल बढ़ रहा है, दोनों चीजें ग्लूकोज, प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती हैं। डिक्रीज इन ग्लूकोज अपटेक, इंसुलिन अगर कम होगा तो ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड अपटेक कम होगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन अधिक होगा, प्लाज्मा ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, प्लाज्मा एमिनो एसिड्स का लेवल बढ़ेगा। अगर एडिपोज स्टेशन के अंदर इंसुलिन का लेवल कम होता है तो लिपोलाइसिस होता है, लिपोजेनेसिस होता है, डिक्रीज होगा और फैटी एसिड्स की संख्या बढ़ेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो इनिशियल कॉम्प्लिकेशंस होती है डायबिटीज की, वो कीटोएसिडोसिस हो सकती है,
क्योंकि जब ग्लूकोज यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फैट का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है, बट दिस प्रोसेस इज नॉट परफेक्ट। ये इम्परफेक्ट प्रोसेस है जिसके कारण फैट का ऑक्सीडेशन होने से कीटोन बॉडीज बनती है, फैटी एसिड्स बनते हैं, कीटो एसिड्स, एसिटोएसिटिक एसिड्स, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड्स, इनकी मात्रा बढ़ जाती है और एसिडोसिस की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मैं ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लीज, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सभी को? Yes, हेलो? sir. Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके ओके ओके। द रिस्क फैक्टर्स आर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, जिसके अंदर फैमिली हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट ओबेसिटी है, पेशेंट मोटापा है पेशेंट के अंदर, तो उसको डायबिटीज आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हैबिचुअल फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर पेशेंट सेडेंटरी लाइफ जी रहा है तो उसमें डायबिटीज आने के चांस रहेंगे। प्रीवियसली आइडेंटिफाइड इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, अगर है उसके अंदर पहले से कोई फास्टिंग ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, जीटीटी का HbA1c ऐसी कोई टेंडेंसी है रेगुलर में, तो उसके अंदर ये हो सकती है। पेशेंट अगर हाइपरटेंशन या हाइपरलिपिडी में सफर कर रहा है, किसी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, तो दी आर द पॉसिबिलिटीज, इसके अंदर भी डायबिटीज हो सकता है। Carbohydrate metabolism, carbohydrates are metabolized in the body glucose. CNS uses glucose as its primary energy source. This is independent of insulin. Glucose is taken by the muscles to produce energy. For this, insulin required. Glucose is stored in the liver as glycogen and in adipose tissue as the fat. Insulin is produced and stored by the beta cells of the pancreas. Postprandial glucose metabolism. In normal individuals, after food is ingested, blood glucose concentration rises and stimulate the insulin release. Insulin action, glucose uptake by the tissues, liver glycogen formation and glycogen breakdown, lipid synthesis and inhibits fatty acids. These are the work and action of the insulin. Breakdown of the ketone bodies and promote the protein synthesis. यानी कि ये प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है, कीटोन बॉडीज की संख्या को कम करता है, सेल्स द्वारा या टिश्यूज द्वारा ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्जन करता है, ग्लाइकोजन में डिपॉजिट करता है, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को रोकता है, लिपिड सिंथेसिस को बढ़ाता है, इनहिबिट करता है फैटी एसिड्स के बनने को। यानी ऑल द एक्शंस और द अबनॉर्मलिटीज फाउंड इन द डायबिटीज, ये रोका जाता है इंसुलिन के द्वारा। फास्टिंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन नॉर्मल इंडिविजुअल, इन द फास्टिंग स्टेट इंसुलिन release inhibited hormones that promote and increase in the blood glucose are released. Glucagon, epinephrine, growth hormone, glucocorticoids and thyroid hormones, and glycogenolysis or gluconeogenesis are transported from the muscles to the liver and converted to the glucose. So these actions are prevented by the insulin, and insulin maintain the glucose level by maintaining this process. पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइप 1 के बारे में ज्यादा हम चर्चा इसलिए नहीं करेंगे कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में नहीं आता है। चीफली इंसुलिन की जो एब्सेंस है, बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन है, या कि ऑटो एंटीबॉडीज बीटा सेल्स को रेस्ट्रिक्ट करती है या डिस्ट्रॉय करती है, जिसकी वजह से ये रिलीज नहीं कर पा रहे हैं इंसुलिन को। 80-90% तक ये लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट पूरी तरह से इंसुलिन पे डिपेंड होता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, ये दोनों कारण इसमें हो सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक कारण रहता है, टिश्यू इनसेंसिटिविटी, और जो रिसेप्टर्स की डेफिशिएंसी है या इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, इसके साथ साथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी इसमें मेन कॉज हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस अकर्स व्हेन ए डायबेटोजेनिक लाइफस्टाइल, जैसे कि डायबेटोजेनिक लाइफस्टाइल को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बहुत ज्यादा कैलोरीज लेना, अल्कोहल लेना, मोटापा आ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, इनएडुकेट कैलोरी इनटेक, यानी कि हेल्दी डाइट, सलाद, फ्रूट्स, ये सब कम ले रहे हो और जंक फूड या फास्ट फूड, ऑयली फूड ज्यादा खा रहे हैं। आपके जीवन के अंदर कोई एक्टिविटीज नहीं है, सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी हम लाइफस्टाइल को जो है डायबिटिक लाइफस्टाइल कह सकते हैं। सिम्टम्स क्या है डायबिटीज के? पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, इनको 3 P's कहा जाता है, चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायबिटीज। ज्यादा यूरिन आना, पॉलीडिप्सिया प्यास ज्यादा लगना, पॉलीफेजिया भूख ज्यादा लगना। वेट लॉस, वजन गिरता जाता है, थकान रहती है,
वुंड हीलिंग डिले हो जाती है, यानी कि जख्म भरने की क्षमता, क्योंकि जो मसल्स हैं इनमें सॉर्बिटोल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ऑफ द फैट एक्युमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से शरीर में ये जख्म को भरने से रोकता है, हीलिंग पावर पुअर हो जाती है, शरीर में थकान रहती है क्योंकि एनर्जी जनरेट नहीं हो पा रही है, एटीपी जनरेट नहीं हो पा रही है, फैटी एसिड्स बन रहे हैं, वेट लॉस होता जाता है क्योंकि शरीर का जो डिपोर्ट फैट है वो फ्री फैट में कन्वर्ट होता जाता है। इसकी वजह से इनको कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज क्या है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की। इसमें एंजियोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटिक फूड, ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। डायबिटीज के बाद ये आपके मल्टी सिस्टम पे अटैक करता है, आप में नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है, किडनी काम करना बंद कर देती है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स जनरेट हो सकते हैं, डायबिटिक फूड हो सकती है। जब तक डायबिटीज कंट्रोल्ड है, इन कॉम्प्लिकेशन के होने के चांसेस कम होते हैं या बहुत ग्रेजुअल होते हैं। लेकिन अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, सीरम में ग्लूकोज का जो लेवल है वो 200 प्लस ही रहता है, थ्रेशोल्ड वॉल्यूम क्रॉस करता है, यूरिन के अंदर अगर शुगर आ रहा है कंटिन्यूसली, तो दिस इज नॉट द गुड साइन, यानी ये कंडीशन धीरे धीरे आपको मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स की तरफ ले जा रही है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटीज में बहुत टाइप्स ऑफ डायबिटीज है, मेनी कॉम्प्लिकेशंस को चीफली डिवाइड किया गया है मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस में और लेट सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस में। अक्यूट मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आ जाएगा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा। कीटोएसिडोसिस का मतलब होता है कीटोन बॉडीज, यानी कि अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड, एसीटोन, एसिटोएसिटिक एसिड, इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब कार्बोहाइड्रेट या शुगर का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता तो फैटी एसिड्स डिपोर्ट फैट का फ्री फैट पे कन्वर्ट होने लगेगा, यानी कि फैट का इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे ये ब्लड के पीएच को गिरा देते हैं और एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसके अलावा नॉन कीटोटिक कोमा में भी पेशेंट जा सकता है ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होने के कारण, और कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि एकदम से हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में भी पेशेंट चला जाता है। अगर शुगर के पेशेंट को कंटिन्यूस हम जो है ऐसी कंडीशन में उसकी मेडिसिन चल रही है या मेटफॉर्मिन वगैरह ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन कई बार आ जाती है और विदाउट मॉनिटरिंग हम उसको दे रहे हैं तो पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में भी जा सकता है। लेट सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस के अंदर दीज आर एथेरोस्क्लेरोसिस, छोटी या बड़ी जो डायबिटिक माइक्रोएंजियोपैथी और मैक्रोएंजियोपैथी दोनों डेवलप हो सकती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी डेवलप हो सकती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप हो सकती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप हो सकती है, या फिर इन्फेक्शंस भी हो सकता है। acute metabolic complications में metabolic complication develop acutely while ketoacidosis hyperglycemic episodes are primarily complications of the type 1 diabetes। इसके अलावा hyperosmolar non-ketotic coma chief complications of type 2 diabetes mellitus। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक कोमा और हाइपरग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसेमिक शॉक। तो डायबिटिक एंजियोपैथी में, मैक्रोएंजियोपैथी में नेफ्रोपैथी डेवलप हो सकती है, रेटिनोपैथी डेवलप हो सकती है, एंजियोपैथी ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज, यानी कि जैसे सेंसेशंस कम हो जाना, नर्व सप्लाई जो है वो अफेक्टेड होती है, जिसके कारण हाथ पैर में सुन्नापन रहना, दर्द का एहसास कम हो जाना, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाना, रेटिनोपैथी डेवलप हो जाना, ये सब कंप्लेंट्स आने लगती है। मैक्रोएंजियोपैथी में इस्चेमिक हार्ट डिजीज डेवलप हो सकता है, इस्चेमिक ब्रेन या एंजियोपैथी ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज डेवलप हो सकती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में सेंट्रल एंसेफेलोपैथी डेवलप हो सकती है, पेरिफेरल विसरल डिस्फंक्शंस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप हो सकता है। इसके अलावा ये कॉम्प्लिकेशंस मैं बता ही चुका हूं आपको। डायबिटिक फुट आप देख सकते हैं, जब पेरिफेरल रीजन में या टर्मिनल पार्ट्स के अंदर ब्लड सप्लाई इफेक्टेड होती है या माइक्रोएंजियोपैथी डेवलप होती है, तो धीरे धीरे उस पार्ट की ब्लड सप्लाई कट आउट हो जाती है। चूंकि हीलिंग पावर पुअर है, मसल्स के अंदर सॉर्बिटोल या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ग्लूकोज के डिपॉजिट होके इनकी हीलिंग प्रॉपर्ली नहीं करने देते, तो क्या होता है उस कंडीशन में जख्म जल्दी भर नहीं पाते, ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, ब्लड सप्लाई पहले से अफेक्टेड है जिससे दर्द का एहसास वगैरह नहीं होता, और कंटिन्यूस प्रेशर या ब्लड सप्लाई कट ऑफ होने से या इस्चीमिया होने से वो भाग डेड हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट लॉन्ग टाइम से बेड रेस्ट पे है, तो जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उसमें भी कंटिन्यूस प्रेशर के कारण या इस्चीमिक इफेक्ट के कारण वो भाग डेड हो जाता है। क्योंकि न्यूरोपैथी डेवलप हो चुकी है तो दर्द का एहसास वगैरह पेशेंट को नहीं होता, जिसकी वजह से धीरे धीरे देखते हैं कि वो पार्ट डेड हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, कई बार गैंग्रीन में भी बदल जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे ओबेसिटी की। दिस इज ऑल्सो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है इसकी एक रेंज होती है, हमारी हाइट, हमारी जो वेट है, हमारी जो एज है उसके अकॉर्डिंग।
लेकिन अगर कम एज के अंदर मोटापा है, कम एज के अंदर बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है, ठीक है ना, ये एक रेंज है 30 kg जो वेट होती है, हम देखते हैं कि बेसल मेटाबॉलिक जो बॉडी मास इंडेक्स है ये ओवरऑल एज के हिसाब से बढ़ती है, हाइट के हिसाब से बढ़ती है, हमारी वेट के हिसाब से बढ़ती है, एज के हिसाब से बढ़ती है। लेकिन अगर कम एज में ये अधिक है तो बॉडी मास अधिक ज़्यादा है तो ये हेल्थ इश्यूज प्रोड्यूस कर सकता है, ओबेसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, ये भी हेरिडिटरी हो सकता है। लेकिन मेनली इसका जो कारण होता है वो रहता है हाई कैलोरी डाइट, जंक फूड जो ज़्यादा खाते हैं, जो सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, जो ऑयली फास्ट फूड इनका प्रचलन हम देखते हैं कि लोगों स्ट्रीट फूड खाने के आदी होते हैं और किसी तरह की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वेसल प्रूफ लाइफ लेते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, हमारे कैलोरीज को बर्न नहीं करते हैं, इंटेक ज़्यादा है बर्न कम है, तो जो इम्बैलेंस है ये पेशेंट को धीरे धीरे ओबेसिटी की तरफ ले जाता है। हालांकि इसमें आनुवंशिक फैक्टर भी काम करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कम एज के अंदर भी कई बार कुछ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा ओबेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। छोटे स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में भी हम ओबेसिटी देख सकते हैं, और समय से हम अगर ओबेसिटी को कंट्रोल ना करें तो फैट का डिपोजिशन हमारे एडिपोज के साथ साथ वाइटल ऑर्गन्स में, जैसे कि हार्ट में, लीवर में, फैटी हार्ट, फैटी लीवर, ये सब डिजीज भी होने लग जाती है। फैटी डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है, सेल्स के अंदर लिपिड डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा जिससे फैट डिस्ट्रॉय भी हो सकती है, सेल इंजरी भी हो सकती है, हाइड्रोपिक डिजेनरेशन हो सकता है, फैटी डिजेनरेशन हो सकता है, और जो है लीवर के फंक्शंस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, स्टीटोटिक लीवर हो सकता है। स्टीटोटिक लीवर डिजीज के अंदर आपका जो मेजर आपकी कैलोरी या बर्न के लिए सोर्स है, लीवर है, आपका पावर हाउस है, वो प्रॉपरली कार्य नहीं कर पाता, जिससे लीवर फेलियर भी हो सकता है। तो हाई कैलोरी डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, हार्मोनल इम्बैलेंस, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। पेशेंट अगर कंटिन्यू स्ट्रेस में है, पेशेंट बहुत ज़्यादा इमोशनल है, पेशेंट किसी बात को बहुत ज़्यादा सोचता है या स्ट्रेस में रहता है और अकेला पड़ा रहता है या फिर फास्ट फूड खाता रहता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं। ये ध्यान दें कि दूसरे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी ओबेसिटी को जन्म देते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है तो धीरे धीरे फैट का भी डिस्टर्ब हो जाता है। Causes of obesity: high calorie diet, lack of exercise, genetic factor, predisposition, hormonal disorders, psychological factors। क्योंकि ओबेसिटी ऐसी चीज है कि अगर मोटापा आएगा और उसके साथ अगर हाइपरटेंशन और डायबिटीज भी है तो पेशेंट को बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में रह जाता है। अगर कम एज में डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर पाता, बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज्यादा है, उसका वेट 1 क्विंटल से भी ऊपर है, तो वेट को कम करना फिर इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेडेंटरी लाइफ को बदलें, कुछ योगा, एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ऑयली, फ्राई फूड, इसके प्रचलन को रोकें, अपने जीवन शैली में बदलाव। इसके अलावा गाउट, गठिया रोग, आपने सुना होगा गाउट रोग। इट इज डिसऑर्डर्स ऑफ द यूरिक एसिड। हमारे बॉडी के अंदर जो यूरिक एसिड है वो 2 से 7 मिलीग्राम परसेंट पाया जाता है, लेकिन अगर जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़े, 7 से प्लस चला जाए तो हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है। ये भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। ये मेटाबॉलिज्म, स्पेशली प्योरीन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने के कारण होता है। प्योरीन प्रोटीन का एक सोर्स है। प्योरीन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने से मोनोसोडियम मोनोयूरेट के क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। ये क्रिस्टल्स हमारी बॉडी में, जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगते हैं। कभी कभी हाइपर यूरिसीमिया के कारण यूरिक एसिड स्टोन्स भी किडनी में डिपॉजिट होने शुरू होते हैं और ये नेफ्रोपैथी भी डेवलप करते हैं। क्रिस्टल डिपोजिशन इन द जॉइंट्स इज द चीफ पैथोलॉजी ऑफ द गाउट, यानी जॉइंट्स के अंदर, हमें साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर, जॉइंट स्पेसेस के अंदर मोनोसोडियम मोनोयूरेट के क्रिस्टल्स, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो निडल शेप के होते हैं वो डिपॉजिट होने लगेंगे, क्योंकि यूरिक एसिड्स हैविंग टेंडेंसी ऑफ द डिपोजिशन इन द साइनोवियल मेम्ब्रेन, जिसके कारण उसकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, जॉइंट्स हार्ड हो जाते हैं, जॉइंट्स में स्वेलिंग देखी जा सकती है, टेंडरनेस देखी जा सकती है, जॉइंट्स की मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, पेनफुल हो जाती है, जिससे आर्थराइटिस वगैरह डेवलप हो सकता है। सडन जॉइंट पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, वार्मथ, मेनली इट स्टार्ट फ्रॉम द ग्रेट टो, बड़े अंगूठे से स्वाइन होकर के ये डिजीज असेंड करती है, ऊपर की तरफ जाती है और फिर मेजर जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती है। उसके बाद धीरे धीरे छोटे जॉइंट से फिर बड़े जॉइंट की तरफ घुटना, ये सब इन्वॉल्व होने लगेगा। Chiefly patient having complaint of joint pain, arthralgia, arthritis, swelling, redness and restriction of the movement। अगर उसको आराम देते हैं, वार्मथ देते हैं तो उसे आराम मिलता है, लेकिन कोल्ड एप्लीकेशन से, ठंड से उसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती है।
तो हम दो तरह की कंप्लेंट यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म में देख सकते हैं। एक आपके हाइपर यूरिसीमिया, जिसके कारण यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जॉइंट में बनते हैं, गठिया या जॉइंट पेन या फिर आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। और दूसरा डायबिटिक यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी, हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स किडनी उसके इंटरस्टिशियल टिश्यू में डिफ्यूज होने लगते हैं, जिसके कारण जो है नेफ्रोपैथी डेवलप होती है, किडनी डैमेज होने लगती है, कभी कभी यूरिक एसिड स्टोन्स भी बनने लगते हैं। इसके अलावा थायराइड डिसऑर्डर्स, थायराइड डिसऑर्डर्स जैसे कि मैंने बताया, हार्मोनल इंबैलेंस, थायराइड डिसऑर्डर्स, पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स, ग्रोथ हार्मोन एक्सेस, ये भी डायबिटीज डेवलप कर सकते हैं। इनका इंबैलेंस भी जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में आता है, क्योंकि थायराइड एक चीफ हार्मोन है। T4 हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है, हेड टू फुट इसके फंक्शंस हैं। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म दोनों कंडीशन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को अफेक्टेड करती है। हाइपोथायराइडिज्म के कारण रिड्यूस थायराइड हार्मोन्स T3 T4 दोनों कम हो जाते हैं, इनका प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसके कारण फैटिग्स, वेट लॉस, कोल्ड इंटॉलरेंस, ये सारे सिम्टम्स हम हाइपोथायराइडिज्म में देख सकते हैं। हम देखते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म के अंदर पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, सोमनालेंस होने लगता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, उसको ग्लाइकोशूरिया डेवलप हो सकता है, उसकी आईसाइट अफेक्टेड होती है, बहुत ज़्यादा बॉडी में थकान, सोमनालेंस, ये सब होने लगता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सभी के मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होते हैं। कीटोन बॉडीज बनने लगेगी, फैटी एसिड्स बनने लगेंगे, उसकी जो है शरीर बहुत ज़्यादा थका हुआ एग्जॉस्ट रहेगा, बॉडी में दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंस या वेरिएशन से रहने लगेगी, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहेगा, पेशेंट की स्लीप डिस्टर्ब रहती है। हालांकि हाइपोथायराइडिज्म के अंदर नींद ज़्यादा आएगी, हाइपरथायराइडिज्म के अंदर पेशेंट की स्लीपलेसनेस रहती है। लेकिन पेशेंट के एंडोक्राइन फंक्शंस के साथ साथ रिप्रोडक्टिव फंक्शंस भी अफेक्टेड होते हैं, जीआईटी फंक्शंस भी अफेक्टेड होते हैं। यानी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, स्लगिश हो जाती है, ब्रेडिकार्डिया डेवलप हो जाएगा, पेशेंट को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, पेशेंट के अंदर वेस्कुलरिटी बहुत ज़्यादा रहती है। कोल्ड इंटॉलरेंस इसके अंदर देखा जा सकता है कि पेशेंट को जो है ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है और पेशेंट बहुत ज़्यादा थका थका रहता है, सोमनालेंस, नींद बहुत ज़्यादा रहती है। अगर हाइपोथायराइडिज्म रहेगा तो जस्ट इसके ऑपोजिट सिम्टम्स हम पेशेंट्स में देख सकते हैं कि पेशेंट एक्सेस बहुत ज़्यादा, पेशेंट को जो है आप देखते हो कि हीट इंटॉलरेंस रहता है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मी के अंदर थायराइड का लेवल अगर बढ़ जाए तो पेशेंट के अंदर जो है हीट इंटॉलरेंस डेवलप हो सकता है। और पेशेंट के अंदर ग्रेव्स डिजीज, थायरोटॉक्सिकोसिस, ये सब सिम्टम्स आते हैं। गोइटर हो सकता है पेशेंट के अंदर। पेशेंट के अंदर आप देखते हो कि सर्कुलेटरी टाइम बहुत ज़्यादा लेस हो जाता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। पल्पिटेशन देख सकते हैं, टेकिकार्डिया पेशेंट्स में देख सकते हैं, पेशेंट बहुत ज़्यादा थका रहता है, फैटिग रहता है, पेशेंट के अंदर स्लीपलेसनेस रहती है, पेशेंट का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, पेशेंट के अंदर फैटी एसिड्स बनने लगते हैं, पेशेंट के अंदर डायरिया रह सकता है, और पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहता है, और पेशेंट के अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स भी जो है वो अफेक्टेड रहते हैं। इसलिए पेशेंट बहुत ज़्यादा थका हुआ रहता है, वेट लॉस होता रहता है। ये सब सिम्टम्स हाइपोथायराइडिज्म के में हम देख सकते हैं। रिप्रोडक्टिव फंक्शंस आल्सो अफेक्टेड, पेशेंट के अंदर डिक्रीज लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर वगैरह ये कम होने लगती है, और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस भी अफेक्टेड होती है। जीआईटी सिम्टम्स आल्सो अफेक्टेड, पेशेंट के अंदर डायरिया रह सकता है, पेशेंट के अंदर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रह सकती है। इसके अलावा डिसलिपिडीमिया में और चर्चा करेंगे। डिसलिपिडीमिया इज ए कंडीशन इन विच abnormal lipid level in the blood with increased cholesterol, triglycerides, मेजर कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स जो है इसके अंदर रहता है, क्योंकि ये चीफली हार्ट को अफेक्टेड करता है। अगर डिसलिपिडीमिया है तो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की टेंडेंसी आपकी कॉर्नरी वेसल्स के अंदर बढ़ जाती है, लेफ्ट कॉर्नरी वेसल्स या एंटी सर्कुफ्लेक्स ब्रांच, एंटी डिसेंडिंग ब्रांच, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन के कारण सिंगल आर्टरी डिसऑर्डर्स या वन या टू आर्टरी डिसऑर्डर्स भी उसमें हो सकते हैं। कभी कभी ये सिम्टोमेटिक रहता है, एकदम से चेस्ट पेन, एंजाइना के सिम्टम्स, ज़ैंथोमास बनना, ब्लड स्पॉट्स बनना, स्ट्रोक के सिम्टम्स या एंजाइना के सिम्टम्स आ सकते हैं पेशेंट्स में। कभी कभी पेशेंट में हार्ट अटैक या उसकी हिस्ट्री भी पेशेंट में रहती है। जब कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन डिस्टर्ब होगा, एक्सेसिव लिपिडीमिया होगा, तो इसकी जो फॉर्म सेल्स है या एस्टर्स है वो ब्लड वेसल्स में भी डिपॉजिट होने लगते हैं, और ओवरऑल उसके ब्लड के वेसल्स के ल्यूमन को नैरो कर देते हैं, और कभी एक समय ऐसा आता है धीरे धीरे वो 70, 80, 90% तक वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। हार्ट के साथ साथ ये ब्रेन या स्प्लीन या श्योर ऑर्गन के वेसल्स को भी ब्लड सप्लाई को भी रोक सकते हैं ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेसल्स।
तो डिसलिपिडीमिया ऑल्सो कॉज मेजर डिजीजेस। इसके अलावा मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अगर कई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एक साथ है, जैसे डिसलिपिडीमिया भी है, उसको डायबिटीज भी है, बीपी भी हाई रहता है, वजन भी बढ़ रहा है, तो इट इज ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, क्लस्टर ऑफ मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटीज इज कॉल्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ऐसे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं, ऐसे पेशेंट्स का लाइफ स्पेन कम हो सकता है, ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, अपने लाइफस्टाइल को, अपनी जीवन शैली को बदलने की जरूरत है। क्योंकि पेशेंट मोटा भी हो रहा है, पेशेंट का बीपी भी ज़्यादा है, पेशेंट का शुगर भी ज़्यादा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, और ब्लड वेसल्स डिसऑर्डर्स भी पेशेंट को हो सकते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम, उसका बीच बीच में हम अपना वजन करते रहे, बीच बीच में हमने रूटीन एग्जामिनेशंस कराते रहे, शुगर लेवल को देखते रहे, ब्लड प्रेशर को मॉनिटरिंग करते रहे, हमारा वेस्ट सर्कमफ्रेंस, हमारी कमर की मोटाई जो है कितनी बढ़ रही है, इसको हम नापते रहे, नोट करते रहे, ब्लड प्रेशर कितना है ये देखते रहे, हमारा फास्टिंग ग्लूकोज कितना है, हम कितना मीठा खा रहे हैं, हमारे डाइट चार्ट को मेंटेन करना चाहिए, हमारी बैलेंस डाइट को लेना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को, टोटल लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, हमारा एचडीएल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना है, इसको हम समय समय पे मेजर करते रहें, नोट करते रहें, ताकि हम लोग अपने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को मेंटेन कर पाए। लीवर इन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये बीच बीच में हमें करते रहना चाहिए। हम बीच बीच में अपने लीवर को डिटॉक्सिफिकेट करते रहे, लीवर को आराम देते रहे, जैसे बॉइल्ड फूड का खाना, फ्रूट्स का खाना, जूस का खाना, ऐसी चीजें, फाइबर फूड का खाना जो आसानी से पच जाता है। और अभी कभी लीवर पे लोड ज्यादा भी आ जाए तो हम कुछ दिनों तक इस तरह के खाने को खाकर लीवर के लोड को कम कर सकते हैं। बॉइल्ड फूड बहुत आसानी से पच जाता है, इसलिए वो लीवर के लोड को कम करता है। स्टोरेज ऑफ द ग्लाइकोजन को कंट्रोल करता है। अगर लीवर पे कंटिन्यूसली हम लोड डालेंगे, यानी कि हैवी फूड, फास्ट फूड, जंक फूड ये खाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि लीवर सरेंडर कर देगा, वो कार्य नहीं कर पाएगा, स्टिफोटिक लीवर हो जाएगा, या फिर ये फेल हो जाएगा। किडनी एंड मेटाबॉलिज्म, फ्लूइड बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस एंड वेस्ट एक्सक्रीशन। हमारी किडनी का काम भी है फ्लूइड को बैलेंस करना, कंजर्वेटिव मेथड हमारे इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, जो आवश्यक चीजें हैं उनको बॉडी में सोखता है और अनावश्यक चीजों को बॉडी के बाहर एक्सक्रिएट कर जाता है। एसिड बेस बैलेंस जरूरी है बॉडी के अंदर, नहीं तो एसिडोसिस या फिर एसिड पीएच है ब्लड का वो फॉल हो सकता है, या अल्कलाइन कंडीशन बढ़ जाए, वो कंडीशन भी अब नॉर्मल होती है। और वेस्ट एक्सक्रीशन, हमारे शरीर में ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन, यूरिया, जो भी फालतू चीजें हैं उनका एक्सक्रीशन जरूरी है, वरना ये चीजें बॉडी में जब डिपॉजिट होगी तो टॉक्सिकेट करती है बॉडी के वेरियस फंक्शंस को। इनका इफेक्ट किडनी से लेकर के हार्ट तक, ब्रेन तक भी पड़ सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इनको बीच में मॉनिटर करते रहें। हमारे थायराइड फंक्शन, हमारा बॉडी मास इंडेक्स, हमारा बॉडी वेट, हमारी ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, जेनेटिक टेस्टिंग, इनको समय समय पे कराते रहना चाहिए। अगर पारिवारिक कंडीशन है, जेनेटिकली आपका अगर डायबिटीज मेलाइटिस फादर मदर फर्स्ट जनरेशन में किसी को है, तो उनको स्पेशल अलर्ट रहना चाहिए, उनको समय समय पर मॉनिटरिंग करती रहनी चाहिए, डाइट चार्ट को रेगुलेट करना चाहिए, मीठा कम से कम लेना चाहिए, और बहुत ही बैलेंस डाइट लेनी चाहिए ताकि शुगर का लेवल ना बढ़े या दूसरे डायबिटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ना हो, मोटापा ना हो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। मैनेजमेंट के लिए हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपनी जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं, योगा, व्यायाम इनको अपनाएंगे, फाइबर फूड, बॉइल्ड फूड, फास्ट फूड का प्रचलन बंद करेंगे, और स्ट्रीट फूड या कैलोरी फूड को कम लेंगे, डाइट रेगुलेशन करेंगे, एक डाइट चार्ट अपनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर योगा, एक्सरसाइज इनको शामिल करेंगे, प्रॉपर मेडिकेशन समय से लेंगे, और रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम इनको, इन सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से अपने आप को बचा पाएंगे या जीत पाएंगे। अपने आप को स्ट्रेस से फ्री रखना, अपने आप को टेंशन से फ्री रखना, क्योंकि स्ट्रेस और टेंशन ऐसी चीज है, ये भी बॉडी के अंदर हार्मोनल वेरिएशन प्रोड्यूस करती है। जो गुड हार्मोन्स हैं हमारे, जैसे एंडोर्फिन है या आपके ऑक्सीटोसिन है, इन सब के सर्कुलेशन को रेगुलेट करती है। क्योंकि अगर हम स्ट्रेस में रहेंगे, हम टेंशन में रहेंगे, तो कोर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ लगेगा। कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो बॉडी के अंदर डोपामीन या दूसरे ऐसे फंक्शंस को जो जरूरी है, गुड हार्मोन्स है, या जो हमारे शरीर में कोर्टिसोल के लेवल को मेंटेन रखते हैं, ऐसे हार्मोन्स को कम करते हैं। तो गुड हार्मोन्स बॉडी में जरूरी है, जो फील गुड कराते हैं, जो लव हार्मोन्स है या हमारे को अच्छा एहसास कराते हैं, ऐसे हार्मोन्स भी अगर मेटाबॉलिज्म सही रहेगा तो वो बॉडी में रेगुलेट फॉर्म में रहेंगे, कंट्रोल फॉर्म में रहेंगे, और हम अच्छा फील करेंगे, और हमें स्ट्रेस डिप्रेशन से इसको बचाए। प्रिवेंशन, हेल्दी डाइट लीजिए, फिजिकल एक्टिविटीज कीजिए, कैलोरीज को यूटिलाइज कीजिए, अपना वेट मैनेज कीजिए,
अपने वेट को लगातार रेगुलेट कीजिए। स्मोकिंग, अल्कोहल, तंबाकू, इस तरह के एडिक्शन से दूर रहिए, ड्रग एडिक्शन से दूर रहिए और रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहिए। परिवार में किसी को भी अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री है तो यू आर प्रोन टू गेट दिस टाइप ऑफ अफेक्शंस, तो अपने आप का ध्यान रखिए, अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव कीजिए। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन पे और चर्चा करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं। नक्स वोमिका हम जानते हैं कि सेडेंटरी लाइफ में या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन ये आप अपने जीवन के अंदर जो जीवन शैली में बदलाव है या व्यायाम है, अपनी डाइट कंट्रोल है, इसको जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि सिर्फ मेडिसिन का सिलेक्शन या अच्छी मेडिसिन लेना इस चीज के लिए एक गारंटी नहीं होती कि पेशेंट ठीक हो जाएगा। हमें हर तरीके से मेडिसिन के फायदे के लिए अपनी जीवन शैली में बदलाव और डाइट रेगुलेशन करना बहुत जरूरी है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इंडाइजेशन, स्ट्रेस ड्यू टू ओवरवर्क, इरिटेबिलिटी, बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, अल्कोहल, इनका यूटिलाइजेशन करना, ये सब सिम्टम्स हम नक्स वोमिका के अंदर देख सकते हैं। अगर पेशेंट के अंदर ऐसी हिस्ट्री है तो वो इंडिकेट करती है कि नक्स वोमिका से रिलीफ मिलेगा। रोल ऑफ द न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, शुगर इनटेक, सैचुरेटेड डाइट, ये सब जरूरी है। फाइबर फूड लेना, हाइड्रेशन लेना, जूस फ्रूट ज्यादा खाना, आपके डायबिटीज या मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना, ये सब हमने पहले भी देखा है। हमारी होम्योपैथिक जो प्रिंसिपल है वो काम करती है इंडिविजुअलाइजेशन के ऊपर, पेशेंट की केस टेकिंग के ऊपर। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो इसको भी जरूर लिया जाता है, प्रॉपर केस टेकिंग करके हम मेडिसिन का चयन करते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में थेरेपेटिक मेडिसिन का रोल कम होता है। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को चूज करते हैं, पेशेंट की जो पूरी पिक्चर है, टोटलिटी है, उसके हिसाब से। कुछ एक मेडिसिन और इसका बताना चाहूंगा, लाइकोपोडियम, इसकी इंडिकेशंस है गैस एंड ब्लोटिंग, लीवर डिसऑर्डर्स, डायबिटीज टेंडेंसी, वीक डाइजेशन, क्रेविंग फॉर द स्वीट्स। कैलकेरिया कार्ब, जिसकी इंडिकेशंस है मोटापा, ओबेसिटी, पेशेंट बहुत ज्यादा फेयर फैटी फ्लैबी होता है, मेटाबॉलिज्म इसका स्पेशली फैट का डिस्टर्ब होता है, हाइपोथायराइडिज्म इसमें देखा जा सकता है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, मेटाबॉलिज्म फैट कार्बोहाइड्रेट दोनों का डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग हम देख सकते हैं, स्पेशली नेक और अराउंड द नेक। नेट्रम्ब्यू, इसकी इंडिकेशन है हेडेक, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, टेंडेंसी टू द इमोशनल सप्रेशन की हिस्ट्री इसमें देखी जा सकती है, थायराइड इम्बैलेंस की हिस्ट्री दे सकती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा, जो फीमेल है बहुत ज़्यादा लैक्रिमल डिस्पोजिशन वाली होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, सैड रहती है, और पेशेंट के अंदर एक स्ट्रेस की कंडीशन रहती है। आप पेशेंट अपनी जो स्टोरी बताता है उसके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, हेडेक रह सकता है, नींद पूरी नहीं हो पाती पेशेंट। फ्यूकस वेसिकुलोसिस, वेरी गुड मेडिसिन फॉर द ओबेसिटी, मोटापे के लिए बहुत अच्छी है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट और फैट का। इसके अंदर फ्यूकस मेडिसिन थायराइड इम्बैलेंस में भी दी जाती है, मोटापा, मिक्सोडीमा या फिर हेशिमोटो थायराइडाइटिस के अंदर। वेट मैनेजमेंट इसके अंदर बहुत जरूरी है। साइजिजिन जामुन, जामुन की गुठली से बनने वाली मेडिसिन, बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है, इसको डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं और फायदा उठाते हैं। ये डायबिटीज मेलाइटिस में थेरेपेटिकली भी दी जाती है, मदर टिंचर फॉर्म, डिल्यूशन फॉर्म, दोनों में इसको दिया जाता है। हाई शुगर लेवल को मेंटेन करती है, ब्लड शुगर लेवल को कम करती है और सेल्स द्वारा शुगर के यूटिलाइजेशन को बढ़ाती है। इसमें भी पसीना ज़्यादा आना, भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, यूरिन ज़्यादा आना, ये सब सिम्टम्स यानी ट्रिपल पी के सिम्टम्स इसमें पाए जाते हैं। यूरेनियम नाइट्रिकम, वेरी गुड मेडिसिन। यूरेनियम नाइट्रिकम भी बहुत अच्छी दवाई है, एक्सेसिव यूरिनेशन, एक्सेसिव हंगर, वेट लॉस, बर्निंग इन द स्टमक, बात वीकनेस, ये सब सिम्टम्स इंडिकेटेड है। इसको पोटेंसी में दिया जा सकता है, पेशेंट के अंदर ट्रिपल पी, पोलियूरिया, पोलिफिजिया, पॉलीडिप्सिया सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, यूरिनरी आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ता है और रात को कई बार उसको यूरिन के लिए उठना पड़ता है, ये सब सिम्टम्स यूरेनियम नाइट्रिकम में पाए जाते हैं। एसिड फॉस्फोरिक एसिड, ये भी डायबिटीज में विद मेंटल ऑब्सेशन, एक्सेसिव वेट लॉस देखा जा सकता है, पेशेंट के अंदर नर्वसनेस, डायरिया, नर्वस वीकनेस, सेक्सुअल वीकनेस, फैटिक, डेबिलिटी आफ्टर स्ट्रेस या वाइटल फ्लूइड लॉस, ये सब सिम्टम्स देखे जाते हैं। टिपिकल एसिडिक पिक्चर पेशेंट में देखी जाती है, पेशेंट बहुत ज्यादा दुर्बल, वीक होता है और पेशेंट के अंदर कोई तरह की एनर्जी नहीं आती है। रेक्टम सेल्फ इंडिकेशंस, ये डायबिटीज विद ओबेसिटी, लीवर इन्वॉल्वमेंट, फैटी लीवर, स्टीटोटिक लीवर या डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स लाइक डायरिया, नर्वसनेस, ये सब सिम्टम्स इसमें देखे जा सकते हैं। वेरी गुड मेडिसिन फॉर डायबिटीज एंड ओबेसिटी। सिफिलेंड्रा इंडिका, ये भी बहुत अच्छी दवाई है। सिफिलेंड्रा गुड मेडिसिन फॉर द डायबिटीज विद द वीकनेस, ड्राई माउथ, एक्सेसिव थर्स्ट,
विद जनरल डेबिलिटी। बहुत ज्यादा कमजोर पेशेंट हो जाता है, पेशेंट के अंदर बार बार यूरिन की इच्छा महसूस होती है, मुंह सूखता है, पॉलीडिप्सिया उसके अंदर है, पानी के लिए प्यास बार बार लगती है, कमजोरी बहुत ज्यादा है, नींद पूरी नहीं हो पाती, स्लिपनेस है विद फैटिक। पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है, मसल वेस्टिंग हो रही है, एनर्जी बॉडी के अंदर नहीं रहती। जिम्नेपा सिल्वेस्ट्री बहुत अच्छी वेरी गुड मेडिसिन, इसको गुड़ मार भी कहा जाता है। इसकी इंडिकेशन है हेल्प टू मेंटेन द शुगर मेटाबॉलिज्म, बॉडी शुगर लेवल को कम करता है, शुगर का सेल्स द्वारा शुगर के यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है, यूरिनेशन को कंट्रोल करता है, थर्स्ट को कंट्रोल करता है, और पेशेंट के अंदर जो शुगर का लेवल है उसे मेंटेन करता है। इसके अलावा पेशेंट को कुछ एडवाइस और दी जाती है जो कि बहुत जरूरी है। विद द मेडिकेशन दिस एडवाइस इज वेरी नेसेसरी फॉर द पेशेंट। पेशेंट को रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए, पेशेंट को बैलेंस, पेशेंट को एडिक्वेट स्लीप लेनी चाहिए, पेशेंट स्ट्रेस ना ले, स्ट्रेस फ्री जीवन व्यतीत करे। अगर स्ट्रेस है तो किसी तरह की मेडिकेशन, कोई साइकोथेरेपी या फिर काउंसलिंग पेशेंट को डॉक्टर द्वारा ली जानी चाहिए। नींद पूरी ले, 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। अपने जीवन में योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज को स्थान दे, और पेशेंट अगर हेल्दी रहना चाहता है तो इस तरह की हेल्दी लाइफस्टाइल जो है पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है। प्रॉपर हाइड्रेशन रहे, फ्रूट जूस, अल्कोहल से दूर रहे, फ्राइड फूड से दूर रहे, ऑयली फूड से दूर रहे, कैलोरी यूटिलाइजेशन बढ़ाए, बैडमिंटन खेलना, रस्सी कूदना, हल्की दौड़ लगाना, जॉगिंग करना, व्यायाम को अपने जीवन में शामिल करना, या नियमित रूप से आधे घंटे 1 घंटे तक योगा करना, ये बहुत जरूरी है। पेशेंट को स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस हमारे लाइफ के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस भी प्रोड्यूस करता है। तो ये सब चीजें अगर पेशेंट अपने जीवन में अपनाएंगे तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से पेशेंट अपने आप को बचा सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से अपने आप को बचा सकता है। हेल्थी जीवन, आज का जो फास्ट समय है, ये सब चीजें लाइफ में लानी बहुत जरूरी है। अदरवाइज धीरे धीरे ये पेशेंट को मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर की तरफ ले जाती है, और पेशेंट का लाइफ स्पैन जो है ओवरऑल कम हो जाता है। तो दैट्स इट, ये मेरा आज का टॉपिक था, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क टू मी, इफ यू एनीवन हैविंग एनी क्वेरी, मुझसे पूछ सकता है, बात कर सकता है। बहुत बहुत किसी के धन्यवाद अंदर सर। कोई? यस मैम। यस, आपका ये बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक था और बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आपने समझाया शुरू से लेकर अंत तक। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। यहाँ पे चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है, डॉक्टर विभू प्रसाद पांडा जी ने लिखा है, सर आवर जी मैम। अप्रोच इज patient oriented, not disease oriented. Disease specific medicine always palliative. What should be our approach to treat the patient, not the disease? ये इसी बारे में मैंने चर्चा की थी, इन्होंने शायद मेरा सुना नहीं। मैंने कहा था मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में चीफली हम थेराप्यूटिकली मेडिसिन नहीं देते, हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं। तो इसी बात को इन्होंने रिपीट किया है कि डिजीज स्पेसिफिक मेडिसिन पैलिएटिव होती है। जी हाँ, डिजीज स्पेसिफिक मेडिसिन पैलिएट होती है। जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज लोगों की नजरों में क्या है, शुगर का लेवल बढ़ना, लेकिन जब तक वो शुगर के लेवल बढ़ने के कॉज की तरफ नहीं जाएंगे कि कारण क्या है शुगर, जैसे मैंने जिक्र किया कि शुगर, इंसुलिन का लेवल नॉर्मल या कम होते हुए भी डायबिटीज हो सकता है, इंसुलिन का लेवल ज्यादा है तो भी डायबिटीज हो सकता है। हमने बेसिकली समझना है कि डायबिटीज का कारण क्या है। कभी कभी इंसुलिन नॉर्मल है लेकिन फिर भी डायबिटीज है, यानी कि यहाँ पर इंसुलिन का कोई रोल नहीं है, सेल्स उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। तो वी हैव टू गिव द मेडिसिन फॉर द इंक्रीज द रिसेप्टर्स एंड फंक्शंस ऑफ द रिसेप्टर्स, जिसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही देनी पड़ेगी। पेशेंट की टेंडेंसी को समझना पड़ेगा, इनहेरिटेड या पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। तो जैसे पूछ रहे हैं कि व्हाट शुड आवर अप्रोच टू ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, तो दैट्स आवर अप्रोच। पेशेंट की जब हम पिक्चर लेंगे, पेशेंट की जब फैमिली हिस्ट्री लेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। हाँ, ये जरूरी है कि पेशेंट के अंदर उस डिजीज की सारी नॉलेज हो। अगर आपको डायबिटीज है तो आप इंटरनेट पे पढ़ के, बुक्स पढ़ के इतना कुछ डायबिटीज के बारे में जान जाओगे कि आपकी डायबिटीज की सारी, क्या खाना है, क्या पीना है, डाइट चार्ट क्या है, सारी चीजें पता होगी। तो फिजिशियन शुड नो दैट थिंग्स, क्या चीज करनी है क्या नहीं। तो मेटाबॉलिज्म डिजीज के अंदर अवॉइडेंस, किस चीज का परहेज रखना है, क्या लेना है, क्या खाना है, क्या हमारी जीवन शैली में बदलाव करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मेडिसिन देने से काम नहीं चलेगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में इसका बहुत ही लिमिटेड रोल है, लेकिन जो मैनेजमेंट आप बताते हो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फिजिशियन शुड नो द मैनेजमेंट अगर कंप्लीट क्योर करना है। एनीबडी एल्स? सर डॉक्टर विभू प्रसाद पांडा जी ने फिर से लिखा है कि एग्जाम्पल अगर आप दे सकें, और इज देयर एनी रोल ऑफ मियाज्म इन दिस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर? जी,
इस चीज को आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को अगर ऑर्गेनल से कनेक्ट करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि हम जब मियाज़मेटिक एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि सल्फर कोट मेडिसिन है, लेकिन फिर भी जैसे ऑर्गेनल के टीचर्स या कुछ लोग मानते हैं कि कुछ विशेष कंडीशन में या मियाज़मेटिक मिक्स मियाज़मेटिक डिजीज में कोल्ड पेशेंट्स, चिली पेशेंट्स को भी सल्फर दी जा सकती है। ऐसे ही कुछ पेशेंट्स हैं जो चिली और हॉट मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से बनती है, तो मियाज़मेटिक एनालिसिस करना उसके लिए जरूरी है। तो जो लोग म्याज़्म को फॉलो करते हैं या पैथोलॉजी को म्याज़्म से रिलेट करके देखते हैं, तो उनके लिए म्याज़्म बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लेकर के जो है अगर दी जाए तो म्याज़्म की पिक्चर भी क्लियरली निकलेगी। हाँ, अगर डिजीज कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, मल्टी सिस्टम हो चुकी है, या डायबिटीज के साथ साथ जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो मिक्स मियाज़मेटिक की तरफ वो चला जाता है, उसमें मेडिसिन का सिलेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी वही कहूंगा कि प्रॉपर हिस्ट्री का पिक्चर लेंगे तो आप उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन मेडिसिन सिलेक्शन के साथ साथ जो मैनेजमेंट है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस सर, किसी भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में मैनेजमेंट और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। तो आप जब तक अपने लाइफ स्टाइल को सही नहीं करेंगे तब तक इससे पूर्ण रूप से छुटकारा पाना असंभव है। दवा का रोल इसमें सीमित है, चाहे आप मियाज़मेटिक ले लें, चाहे वो आप थेरेपेटिकली ले लें, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन ले लें, सीमित है। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। यस सर। एनीथिंग एल्स? जी, मैं सभी पार्टिसिपेंट्स से आग्रह करती हूँ कि किसी के पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो या तो चैट बॉक्स में लिखें या फिर हैंड रेज करें। डॉक्टर राम प्रवेश शाह सर ने हैंड रेज किया है। सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जी और जी बताइए। थैंक यू श्रुति एंड कांग्रेचुलेशन। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर, आपसे रि- आपसे मेरा परिचय है सर, पहले पिछली बार भी आपने हाँ। क्वेश्चन पूछा था मुझसे। हाँ जी सर, जी सर, नमस्कार। रिंकू विश्वास जी जी सर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बताए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में। विभू सर भी पूछ दिए कि रोल ऑफ मियाज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो पहले तो बीमारी का कारण हमको देखना होगा। जानना बहुत कॉज ऑफ डिजीज, जी। कॉज ऑफ डिजीज जो है इनविजिबल होता है। हमारा मेडिसिन वाइटल फोर्स पर काम करता है। जी वाइटल फोर्स इज ए डायनेमिक, जी बिल्कुल कॉज ऑफ डिजीज भी डायनेमिक। बिल्कुल बिल्कुल सही। इमोशनल, एंगर, ग्रीफ, एंजाइटी, इटीसी। तो लाइफ स्टाइल तो है ही मेटाबॉलिक में, लेकिन सबसे पहले हमारा डिस्टरबेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस होता है। जी जी इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस में हमारा इन्वायरमेंटल वातावरण भी आ जाते हैं, जी है ना? जी। तो उसका जब डिस्टरबेंस होता है, हम बैठे रहते हैं दिन भर मोजा जूता पहन के, कभी भी धरती को टच नहीं करते, है ना? एसी में बैठे रहते हैं हम, जो है खुला आकाश में कभी घूमते नहीं, सन रेज में कभी घूमते नहीं। तो यह इलेक्ट्रिकल डिसबैलेंस होता है। इलेक्ट्रिकल डिसबैलेंस होगा तो केमिकल डिस्टर्बेंस होगा, जी बिल्कुल। केमिकल डिस्टरबेंस होगा तो हमारा हार्मोनियल डिस्टरबेंस होगा। हार्मोनियल डिस्टरबेंस होगा तो फिर मेरा एनी टाइप्स ऑफ कोई भी डिजीज जो है काम करेगा, और अंत में मैकेनिकल डैमेज होगा, हमारा सिस्टम डैमेज। तो हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में चले जाते हैं। पहली बात है रोल ऑफ मियाज तो है ही, थॉट मियाज का तो कोई बीमारी नहीं है। हनुमान साहब सोरा तो कह दिए, ऑल मैन सफरिंग फ्रॉम सोरी नेचर। सबके जहां अंदर पर, हाँ, जहां हम सोरा को देखेंगे तो तीन चार चीज आएगा। हम कमजोर होते जा रहे हैं, हाइपर सर सेंसिटिव हमारा समय 8:30 हो गया है सर। सर इसको अच्छा जल्दी चलिए, तो बहुत ओबेसिटी है, ग्रोथ है, साइकोटिक में, बिल्कुल, सिनेटिक में, डायबिटिक, गैंग्रीन, सी बहुत सी बीमारियां हैं। तो वेरी वेरी थैंक्स डॉक्टर रिंकू जी। और हम कहेंगे हमारा इसी तरह से होम्योपैथिक बढ़ते रहे, जी हर बिल्कुल घर जी। होम्योपैथिक, हर घर। थैंक यू, वेरी बहुत वेरी बहुत थैंक्स। धन्यवाद राम प्रवेश सर। सर
और इसी के साथ मैं पूरी IFPH की टीम की तरफ से डॉक्टर रिंकू विश्वास का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपना विचार रखा और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ हमारे हिंदी सेशन का समय समाप्त होता है और मैं ये सेशन इंग्लिश सेशन को हैंड ओवर करती हूँ। ओवर टू धानिश सर।